नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले दो परीक्षाएं जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, एक पीसीएस का और दूसरा आरओ एआरओ का एग्जाम, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इन परीक्षाओं में जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग समान होते हैं, कुछ प्रश्नों में अंतर पाया जाता है। उनको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर इस मॉक टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन से ऊपर सही हो जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा है। 45 से 50 के बीच में सही होते हैं तो आप ठीक स्थिति में हैं। अगर 45 से कम होते हैं, इससे कम जाते हैं तो आपको सुधार की जरूरत है। 40 से कम अगर इसमें जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब इससे कम की तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। ये कोशिश की गई है कि इस मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाए जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं, लगभग वो स्तर है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा बोझिल ना लगे। ये हमारे टेस्ट सीरीज का पूरा फॉर्मेट है। ऐसे हमारी टेस्ट सीरीज भी आप कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज यूपी कमीशन के सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, साथ में आरओ आरओ के लिए नए पैटर्न पर, जैसा कि 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, ये हिंदी और जीएस साथ में जिसमें हो, ये स्टार्ट है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों और लक्ष्यों को कब प्राप्त किया जाना है ना। सतत विकास जो लक्ष्य हैं और इनके साथ जितने भी लक्ष्य और हैं, इनको कब प्राप्त करने की बात की गई है। ये आए थे 1 जनवरी 2016 में, अस्तित्व में आते हैं 1 जनवरी 2016 में, और इसके लिए तारीख जो रखी जाती है वो रखी जाती है 2030 तक, इनको प्राप्त करने की तारीख। और 2015 में यूएन महासभा ने उसका जो 17वां सत्र था, यानी कि 17 जो सत्र था, तो 17वें सत्र में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनकी बात इसने की थी, और 1 जनवरी 2016 से ये अस्तित्व में आ गए थे। किस महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश हैं? तो किस महाद्वीप में है ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप करिए। उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें 17 हैं, और इन 17 को आप याद कर लीजिएगा। जो एसडीजी हैं, एसडीजी 17 हैं, और 17 को याद कर लीजिएगा कि किस नंबर पर क्या है। तो ये है सही आंसर, अफ्रीका। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक स्थल रुद्ध देश अफ्रीका में है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको एशिया में भी मिलेंगे, लेकिन एशिया से ज्यादा यूरोप में, और अफ्रीका में सबसे ज्यादा स्थलबद्ध देश मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? और इस सवाल का सही आंसर है खुर्रम को कहा जाता है। खुर्रम यानी कि शाहजहां को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर का ये बेटा था, और इसने शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति इसके समय सबसे ज्यादा चरम पे थी, इसी कारण से इसको वास्तुकार राजा, किंग ऑफ आर्किटेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ये है कल्लनई बांध। कौन सा बांध है? कल्लनई बांध है ये। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कल्लनई जो बांध है, कल्लनई बांध की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। काफी पुराना बांध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पुराना बांध यही है, ये ध्यान रखिएगा। उनके बारे में कथन दिया है, वो भारतीय संविधान के जनक है, उनको जनक माना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2001 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। तो इनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये मरणोपरांत तो किया गया है, लेकिन 2001 में नहीं किया गया है, ये 1990 में किया गया है। बाकी सब यहाँ पे सही है। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1990 में इनको सम्मानित किया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपको मिलेगा अजमेर में। अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान में, है ना। और ये एक मस्जिद है, मोहम्मद गोरी के आदेश से इसका निर्माण माना जाता है कि 2.5 दिनों में, 2.5 डेज में इसको कंप्लीट करा दिया गया था। 60 घंटे के भीतर एक 24 घंटे, 24 दूनी 48, और 60 घंटे के अंदर अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कंप्लीट कर दिया गया था। तो इसी कारण से इसको ये नाम भी दिया गया था। ठीक है। और ये कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान में। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान आपको करनी है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। बताइएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप बताइए।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि ये अधिकार प्रकृति में न्याय संगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो जा सकता है। और ये पहली बात भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये भाग 3 में है। एक चीज ये याद कर लीजिए, 12 से 35 आर्टिकल के बीच में है, ये याद रखिएगा। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के ये प्रदान किया गया है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य और स्थान की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है, आगरा और इटावा में। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये यहाँ पर दिया है गाजियाबाद। महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है ये ललितपुर में पड़ता है। रानीपुर अभ्यारण्य बांदा और चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा जो है ये चंदौली में है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है तो गलत यही है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसके साथ बेदरा का युद्ध लड़ा था? ये बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये 1759 में हुआ था और ये ब्रिटिश और डच सेना के बीच में हुआ था। तो अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा था? डच सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, डचों से लड़ा था। और जब यहाँ पर ये हार जाते हैं डच लोग, तो यहाँ से हारने के बाद में ये सीधे इंडोनेशिया चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेयान संशोधित स्टार्च, ऑक्सीटॉक्सिन यह हार्मोन है, एस्पार्टम कृत्रिम मिठास का कारक है। आप देखते होंगे कि शुगर वाले लोगों के लिए एक चीनी बनाई गई, तो एस्पार्टम का उपयोग करके, यानी कि वो लोग मीठी चीज खा भी सके और वो नुकसान ना करे उनको। नियोप्रीन ये विशेष रबर है। रेयान की जो बात है, संशोधित स्टार्च जो दिया है, तो रेयान एक संशोधित रेशा है, संशोधित स्टार्च नहीं, ये संशोधित रेशा है। तो पहला ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एक कृत्रिम कपड़ा है और ये शुद्ध सेल्यूलोज से बनाया जाता है और पौधों से ये प्राप्त होता है, ठीक है। और रेयान जो है वो प्रथम मानव निर्मित रेशा है, पहला मानव निर्मित रेशा है, पहला ह्यूमन मेड है ना, ह्यूमन मेड ये पहला है। कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर जैसी प्रसिद्ध घाटियां किस हिमालय का हिस्सा है? तो यह है लघु हिमालय का हिस्सा। किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस फसल में बीज रोपण तकनीक का पालन किया जाता है? कौन सी फसल है जिसमें बीज रोपण तकनीक का पालन किया जाता है? तो बीज रोपण तकनीक का पालन धान की फसल में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अशोक के अभिलेखों को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको स्तंभलेख, शिलालेख और गुफा अभिलेख, इन तीनों प्रकार से, शिला, स्तंभ और गुफा, तीनों प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। और इनमें अपना ये कुल देखा जाए कि 33 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं। 33 अभिलेख, इसमें 14 दीर्घ हैं और 15 लघु हैं और 7 जो हैं वो बृहद स्तंभलेख है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन और संस्थापक सुमेलित नहीं है? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सही है ना, ये दोनों तो सही है। ब्रह्मो समाज ज्योतिराव फूले, जो ब्रह्मो समाज है, ब्रह्मो समाज के बारे में यहाँ गलत दिया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मो समाज ज्योतिराव फूले का नहीं है। ब्रह्मो समाज किसका है ये कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है। और यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। ब्रह्मो समाज ज्योतिराव फूले का नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है वो टोटल है 17। बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें नगर निगम होते हैं और नगर पालिकाएं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, 226 नगर पालिकाएं हैं। और हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें जो है वो 80 हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 404 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किसने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसमें पाई गई ये पूछा जा रहा है, तो ये जैन लोगों में थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और धार्मिक समुदायों में देखा जाए तो इनकी साक्षरता दर 86% थी, जैन लोगों की। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कर्णिका, संधि विग्रह, नगर सहतिस और कुमार मात्य। तो जो कुमार मात्य होता है ये राजा का पुत्र यहाँ पे दिया है। कर्णिका ये तो सब सही दिया है, भूमि लेखा जोखा की सुरक्षित हिरासत के लिए उत्तरदायी अधिकारी। संधि विग्रह विदेश मामलों के मंत्री हैं और नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी नगर श्रेहतिस कहा जाता है।
कुमारमात्य जो है, कुमारमात्य यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कुमारमात्य एक राजा और प्रांतीय प्रशासन के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करता था, गहरे संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। तो ये कुमारमात्य वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है? कौन सा सही क्रम है आपको बताना है। तो सबसे इधर आप देखेंगे, इसमें सुमात्रा और जावा को आप सेट करिए। सुमात्रा के ईस्ट में जावा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पश्चिम से पूर्व, तो सुमात्रा जावा सेट कर लेंगे तो बाकी हो जाएगा। फिर बाली है, फिर लोम्बोक है। और मैप में इस लोकेशन को देख जरूर लीजिएगा। और इस पेपर में अगर आपके 50 सवाल सही हो जाते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपकी तैयारी अच्छी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? आंसर कीजिए। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें तो सारी की सारी जीएसजी है, सभी के सभी है ना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। तापीय और रक्त प्रसार के भीतर विकिरित ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है, और फिर ये हीट भी फैलाती है। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार महामारी, प्राकृतिक आपदा और युद्ध को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सकारात्मक उपाय के तौर, कभी निवारक मत मारिएगा, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, ये सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन है, आप ये कह सकते हैं कि नेचर के द्वारा इसको लिया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जलप्रपात और अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुंचिकल जो जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है, कर्नाटक में है। दूसरा यहाँ पर दिया है जोग जलप्रपात, तमिलनाडु। तो जोग जलप्रपात भी आपका शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में ही है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। रकीम कुंड बिहार में है, केवती जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। बस जोग वाला ध्यान रखिएगा, शरावती नदी पर है ये। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कुंचिकल जो है वो वाराही नदी पर है, ये आपका वाराही नदी पर है। और जोग जो है ये शरावती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजक बंधन द्वारा बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है ना? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन द्वारा जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको पायरेन कंपाउंड भी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। इसको पायरेन कंपाउंड भी कहते हैं और इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में किया गया और एनआईएफ का कोष अस्थायी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अस्थायी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अस्थायी प्रकृति नहीं, स्थायी प्रकृति का होता है। पहला सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं है, वे संविधान का हिस्सा है। मूल रूप से नवंबर 1949 में अधिनियमित होने के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 73वें और 74वें भारतीय संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें 11वें और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और अंतिम है कि 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची अधिनियम को जो जोड़ा गया है ये 1956 नहीं, ये 1951, यहाँ पर 1951 होना चाहिए, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और अगर 52 पूछ लिया जाए तो 52 आपको पता है संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची जो शामिल की गई थी, यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस सही है, 16 सितंबर विश्व ओजोन सही है, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है, तो ये वाला गलत है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। डी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। जो सही है वो सी है, यानी कि यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इसमें तो कुछ गलत है नहीं, बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर पहला देखिए बी ऑप्शन पे सेट है,
ये चेंज कर दे रहे हैं बार बार ऑप्शन ऊपर नीचे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, पशु की उपलब्धता है, रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है। बायोमास ऊर्जा है, तो बायोमास ऊर्जा के लिए कुछ भूसी ये सब चाहिए ना, तभी तो निकलेगी। तो सरसों की भूसी वहां पर उपलब्ध है। वहां पर देखिए तिलहन का उत्पादन अच्छा होता है, तो सरसों की भूसी भी निकलती है, तो उससे बायोमास ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जा सकता है। थारू जनजातियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इरीला, चेचू और सोमाली जनजातियां केरल में पाई जाती हैं। गरासिया जनजातियां गोवा में पाई जाती हैं। जनजाति से संबंधित 3 स्टेटमेंट। ये गरासिया जो दिया हुआ है, गरासिया जनजाति राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। बाकी दोनों सही है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आंसर दिया कीजिए, तेजी से पढ़ने की कोशिश कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से उसका मिलान किया कीजिए। अगर वो सही है तो आप उसको सही में टिक कर दीजिए, गलत हो गया अगर तो उसको निगेटिव मार्किंग में जोड़ के फिर हमको बताइए, और अपने अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुल के प्ले करें, अपना स्कोर जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए होता क्या है, जब आप लोग स्कोर शेयर करते हैं तो उससे आपका हेजिटेशन मिटता है, ठीक है। और उसमें आप कितना तैयारी अभी और बाकी है, कितना और पढ़ना बाकी है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित क्या सुनिश्चित करना है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, विकास में लोगों की भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही। इनमें से क्या सही है? तो इसमें सही है, पहला तो सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। वित्तीय संग्रहण हटा दीजिए, विकास में लोगों की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन एक सक्रिय सिंथेटिक गैस है और इसका उपयोग रिसाव का पता लगाने में सहायक के रूप में किया जाता है। अब बताइए कि ये दोनों सही है क्या? ये सक्रिय सिंथेटिक गैस यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेसिकली अक्रिय है, तो पहला तो गलत हो गया। और रिसाव का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन पे केवल 2 दिया है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली का अनुकरण नहीं करता है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम का सिस्टम है, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली इसको बोलते हैं, और विधायिका के लिए एक प्रक्रियाओं का सेट समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये वेस्टमिंस्टर जो संसदीय प्रणाली है, तो इसमें निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक इसका अनुकरण नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड अनुकरण नहीं करता, बाकी सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से कौन सी विधि का विकास हुआ? तो ये जो विधि थी, इसको आप ऐसे समझिए, ये संवैधानिक विधि थी जिसका विकास इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उप राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र वही व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, यानी कि वो ये योग्यता रखा था, तो पहला तो सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हुआ है, तो ये तो गलत है, निर्वाचित हुए हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, क्या वो 2 सत्र रहे हैं? सोच के बताइएगा, ऐसे मत बोल दीजिएगा, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। बताइए। आंसर कीजिए, सोच समझ के आंसर कीजिए। तो पहला तो यहां पर सही है, तो इसका सही आंसर तो ए हो जाएगा। दूसरा यहां पर गलत है कि कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हुआ है, यह गलत है, निर्वाचित हुए हैं। अब कौन निर्वाचित हुए हैं आप बताइए, दूसरे सत्र के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? दूसरी अवधि के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? आंसर कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है।
और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से धन के निर्गमन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के कौन से तत्व सूर्य में विद्यमान होते हैं? सूर्य इतने विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन से तत्व जो हैं इसमें विद्यमान होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक टिटनेस का कारक है? टिटनेस जो होता है, तो इनमें से क्या है जो टिटनेस का कारक है? आंसर कीजिए। तो यहाँ पर टिटनेस का कारण जो दिया है वो जीवाणु दिया हुआ है ना। जीवाणु, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, उसी की बात हो रही है। एक द्रव क्रिस्टल निम्नलिखित में से कौन से एक को ग्रहण करता है? द्रव प्रावस्था, ठोस प्रावस्था, ठोस तथा द्रव के बीच की प्रावस्था, द्रव तथा गैस के बीच की प्रावस्था। एक द्रव क्रिस्टल निम्नलिखित में से कौन सी आकृति को ग्रहण करेगा? तो ये ग्रहण करेगा ठोस तथा द्रव के बीच की जो प्रावस्था है, ठोस और द्रव के बीच की प्रावस्था है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? यानी कि 3 में तांबा अवयव के रूप में मिलाया जाता है वहां, लेकिन इसमें कौन सा एक है जिसमें नहीं मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सोल्डर, जो तार है, सोल्डर तार। बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीहरिकोटा केरल के तट से लगा हुआ द्वीप है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तो वहां पर है, और लेकिन श्रीहरिकोटा केरल के तट से लगा हुआ है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। पहला है उत्तरकाशी भागीरथी, टिहरी भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर। उत्तरकाशी की जहां तक बात है, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, तो उत्तरकाशी ये गलत दिया हुआ है। उत्तरकाशी यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या होता तो उत्तरकाशी सही होता। बाकी टिहरी और रुद्रप्रयाग ये सही दिया हुआ है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी ये नदियां मिलती हैं, और टिहरी में भागीरथी और भिलांगना नदियों का संगम होता है, और अलकनंदा भागीरथी से जो मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों का देश है? मध्य पूर्व एशिया में यह स्थित देश है, और ये 1873 से 1947 तक ब्रिटिश भारत के अधीन भी रहा है, और इसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा, संयुक्त अरब अमीरात का। फिर 1971 में फारस की खाड़ी के 7 देश जो थे उन्होंने एक अमीरातों का संघ बनाया था। तो ये 7 देश हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? तो बिरजू महाराज कथक के लिए विख्यात हैं। बिरजू महाराज कथक संस्थान आपको लखनऊ में मिल जाएगा। भातखंडे जो विश्वविद्यालय है उसके बैक साइड में आप जाएंगे, उसी में आपको ये मिलेगा, परीखाना के सामने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मस्जिद है, मस्जिद जहानुमा या दुनिया की मस्जिद इसको बोला जाता है। पट्टाडकल स्मारक समूह ने विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की है। पट्टाडकल स्मारक समूह दक्षिण भारत में चोल वंश द्वारा निर्मित किए गए थे। तो इसको चोल के द्वारा निर्माण तो इसका हुआ था, ये तो सही है, निर्मित किया गया चोल वंश के द्वारा, लेकिन इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। ये विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दिया जाए तो आप कहें कि हाँ हुआ होगा इसीलिए ऐसा है, तो ऐसे कभी यकीन मत कीजिएगा। बात समझ में? होता यह है कि कई बार जब ऐसे फैक्ट दे दिए जाते हैं तो आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी पेपर सेटर आपको बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पहला कथन
का प्रश्न है, और उसके बाद में कारण का स्टेटमेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के लिए कांग्रेस छोड़ दी। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी से मतभेद हुआ था तो कांग्रेस से त्यागपत्र इन्होंने दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के लिए नहीं दिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के लिए ऐसा इन्होंने नहीं किया था। तो इसका ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत हो जाएगा। भारतीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायी प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित नहीं कर सकती। हमारे संविधान में यह अभिव्यक्त रूप से उपबंध है कि कोई कर विनियोग अधिनियम की मंजूरी के बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता। दोनों बातें यहाँ पर सही है। ये सवाल मैंने और भी कहीं कराया है, डेली प्रैक्टिस में कराया है। जो हमारा डेली का सेशन है रात 10 बजे जो होता है, पीसीएस प्रेप चैनल पर वो होता है। पीसीएस प्रेप आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ही काम का चैनल आपके लिए है। पीसीएस की पूरी तैयारी ही आपकी इस पे हो जाएगी, आगे इसमें कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत सरकार मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1919, क्या ये सही है? जो 1919 का है इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यही गलत हो गया। क्रिप्स मिशन 42 है। भारत सरकार प्रांतीय सुशासन अधिनियम 1935 है। कैबिनेट मिशन 1946 है। तो इसका गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ही महान साम्राज्य, कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य, उसका वो प्रसिद्ध शासक, तो इसकी स्थापना जो हुई थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में की थी। तो 1336 ईस्वी में एक हरिहर और दूसरा बुक्का, ये दो लोग करते हैं, तो ये 14वीं शताब्दी हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, ये आपको बताना है। स्कोर जरूर शेयर करना है, आप सभी को स्कोर शेयर करना है और अपने विचार रखने हैं, अपनी समस्याओं को बताना है। ये छोटा मोटा कोई काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है जो आप करने जा रहे हैं, तो उसको एक नियोजित ढंग से करना होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत आती है, उसी के हिसाब से मैं अगला मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, उसी के हिसाब से मैं इसके लेवल को सेट करूंगा। 50 सवाल अगर आप यहाँ पे कर ले जाते हैं 75 में, तो आप मान लीजिए कि बड़ा अच्छा पेपर कर रहे हैं। 50-55 का स्कोर बहुत अच्छा होगा। और अपनी समस्याओं को जरूर हमको बताइएगा। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला युद्ध जो बाबर लड़ता है इब्राहिम लोदी से, ये भी आपसे पूछा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध ऐसा ना कहिए, पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत वाला जो युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जो यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। ये पानीपत के युद्ध के बारे में 1526 में जो हुआ था, और ये राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा हार गया था इसमें, राणा सांगा जो है वो हार गए थे, बाबर जीत गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऐसे ये कालानुक्रम में राजा दिए हुए हैं। सबसे इसमें पहले होंगे आपके समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, और उसके बाद विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त का काल है 335 से 375 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का 375 से 415, और कुमारगुप्त का जो काल है ये आपका आता है 415 से 555 के बीच में। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कुमारगुप्त, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? पूछा हुआ सवाल है ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, लेकिन इसका क्षेत्र कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। और ये अमेरिकी नौसेना यहाँ पर उसका नेवल बेस है, अमेरिकी नौसेना का, और इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। नेवल बेस जो यहाँ पे बना हुआ है ये यूएसए की सेना का बना हुआ है, और सामरिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। कौन सी दाब की इकाइयां हैं? बार, टार, एचजी का एमएम और पास्कल। यहाँ पे दाब की इकाइयां कौन सी हैं? तो बार तो है ही है, एचजी का एमएम है, पास्कल है, टार भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है केवल टार पे, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर आप 3 को टिक कर लेंगे तो ये टार तो हो ही जाएगा, ठीक है, टार तो हो ही जाएगा। ये सब दाब को मापने की इकाइयां होती है। पी बराबर एफ ए, पी बराबर एफ ए। अगला जो प्रश्न है, समुद्र जल से प्रचुर मात्रा में कौन से धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व क्रमशः प्राप्त होते हैं? तो सोडियम और ब्रोमीन ये प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण बनता है? तो यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाघर गैस नहीं है? तो पौधाघर गैस नहीं है इनमें से तो मेथेन, ओजोन, क्लोरोफॉर्म है। ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जलवाष्प होती है, ये ध्यान रखिएगा, जो जलवाष्प है वाटर वेपर, इसको ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। जीएचजी की बात हो रही है, पौधाघर गैस की जो बात हो रही है, तो ये जलवाष्प होती है। प्रबंधन भूमध्य रेखा की 5 डिग्री की सीमा के अंदर बिरले ही बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो कोरियालिस बल का प्रभाव है वो कमजोर होता है। प्रबल में टिक कीजिएगा, वो कमजोर होता है और इसी कारण से 5 डिग्री की सीमा के अंदर बहुत कम ये बन पाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रबड़ मोदी नगर। रबड़ मोदी नगर के लिए, मतलब मोदी नगर रबड़ के लिए जाना जाता है। उर्वरक सोनभद्र, तो उर्वरक सोनभद्र में नहीं है। कृषि बनाने के यंत्र के लिए मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ। एल्युमिनियम उत्पाद के लिए रेनकोट। अगर उर्वरक आपसे पूछा जा रहा है तो आंवला याद रखिएगा, आंवला। ठीक है। आंवला कहाँ पड़ता है? आंवला जो शहर है वो कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? आंवला डिस्ट्रिक्ट है क्या? यूपी स्पेशल का ये सवाल है। भविष्य पोर्टल संबंधित है, तो भविष्य पोर्टल का संबंध है सरकारी जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी पेंशन से ये रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंशन विभाग के द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया था। किस वर्ष 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बने थे? तो कब हुआ था भाई? पहले तो एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन गुजराती भाषी लोगों ने मांग की कि हमको अलग राज्य दिया जाए, तो महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में, 1960 में ये क्या किया गया, अलग अलग राज्य बना दिया गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार में 8 प्रमुख उद्योगों का प्रतिशत कितना है? तो ये 8 ही प्रमुख उद्योग मिलकर 40% से ऊपर का शेयर करते हैं, योगदान करते हैं। तो ये याद रखिएगा, 40.27%। संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का संबंध निम्नलिखित में से किन देशों से है? तो सहयोग काइजिन, इसका संबंध किन देशों, यानी किन देशों के बीच में ये होता है? तो काइजिन जो है ये भारत और जा आ रहा है ना काइजिन, तो भारत और जापान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? 2024 में जो ये इंडेक्स आया है इसमें भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर था। ये अपडेट होता रहता है, ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट होगा उसको मान के जाइएगा। और इसमें सशक्त, जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान का, सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान का रहा है, फिर सीरिया, इराक, पाकिस्तान है, और सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो जापान और सिंगापुर, इन 2 देशों का रहा है। भारत का स्थान तो 80वां है, जापान प्लस सिंगापुर, इन 2 देशों का रहा है। भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट खेला, जो 107 ओवर 642 गेंदों में समाप्त हो गया? पूरा टेस्ट ही समाप्त हो गया। तो ये भारत और दक्षिण अफ्रीका ने खेला है, साउथ अफ्रीका ने अब तक का सबसे छोटा टेस्ट है, और ये खेला गया था केप टाउन में। कहां पर खेला गया? केप टाउन में खेला गया। किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सामूहिक सूर्य नमस्कार का 1 जनवरी 2024 को ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था गुजरात में। करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की मदिका भाषा विलुप्त होने के कगार पर है? मदिका भाषा कहां पर बोली जाती है? तो एक जिला पड़ता है कन्नूर। कन्नूर जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पड़ता है केरल में, वहीं पर मदिका भाषा बोली जाती है, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या केवल 2 बची है। 2 लोग हैं जो आपस में मदिका भाषा बोलते हैं। इसमें तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, इन सब भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। पीएम जनधन योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप करंट के सवाल के तौर पर भी देख सकते हैं और योजनाओं से पूछे जाने वाले सवाल के तौर पर भी देख सकते हैं। तो पीएम जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो यह नवंबर 2023 में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? नाम क्या है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। अच्छा, एक चीज, ये पीएम जनधन योजना ये किसके लिए है बताइए? ये आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान, पीएम जनधन जो है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये है। तो ये एससी से रिलेटेड है, अगर आपसे कह दिया जाए तो गलत हो जाएगा, एसटी से कहा जाएगा तो सही, बाकी तो
जनरल के लिए कोई योजना वैसी होती नहीं है। ओबीसी के लिए भी बहुत कम योजनाएं होती हैं, ज्यादातर तो ओबीसी के लिए तो होती भी है, लेकिन जनरल के लिए नहीं, एससी एसटी के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं होती है। किस बैंक में ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1111, 1777, 2222 ये 3 प्रकार के हैं, 3 अवधियों के लिए हैं। इतने डेज के लिए ये लॉन्च किया गया है। 3 प्रकार से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 2024 का जो विषय है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। और इसका इस बार का विषय है विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं लड़कियां, स्थिरता का एक नया युग। विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता का एक नया युग। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? भारत का ये पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है और इसकी स्थापना हैदराबाद में हो रही है। इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। 6 फरवरी को रखी गई थी। शुरुआती करंट अफेयर में से आप इसको कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको नया लोकपाल नियुक्त किया है? नया लोकपाल कौन बनाया गया? तो नियुक्ति लोकपाल की किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनका नाम है A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस बैंक को प्रदान किया गया है? पुरस्कार जो है ये प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार है और ये किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो सबसे अच्छा प्रौद्योगिकी के मामले में जो बैंक रहा है वो कौन सा बैंक रहा है? तो ये पुरस्कार मिला है साउथ इंडियन बैंक को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साउथ इंडियन बैंक को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया? भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया? तो राजस्थान में ये पोखरण रेंज में किया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ है, पोखरण में हुआ है और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 50 मिनट तक ये चला है। और त्रिसेवा कौन कौन सी त्रिसेवा आप बताइए? त्रिसेवा में क्या क्या आएगा? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है? पहले नंबर पर तो चाइना ही होगा, दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है और इसका बनने का कारण है जो मेक इन इंडिया वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो मेक इन इंडिया वाला जो कार्यक्रम है उसी कारण से ऐसा हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो बाहर से मंगा के यहाँ पे असेंबलिंग होती है, लेकिन उत्पादन तो यहीं पे माना जाएगा उसको। बाराही घाट पर एक विशेष समारोह के दौरान किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ये बाराही घाट पर एक कार्यक्रम हुआ था और नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, तो ये पोखरा को किया गया। बाराही घाट पर नेपाल की पर्यटन राजधानी जो घोषित की गई, वह प्रश्न ये है पर्यटन राजधानी, तो ये पोखरा है। तो आप लोग अपने स्कोर शेयर करेंगे कि नहीं शेयर करेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे? तो हम ऐसे मॉक टेस्ट आपको कम से कम करा देंगे, ये मान के चलिए 30 मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें डेली टेस्ट हो रहा है। इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा और सारे फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसमें सीसाइट के भी टेस्ट हैं, करंट अफेयर के भी टेस्ट हैं और सीसाइट के टेस्ट में 100 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 150 और ये जो आपका जीएस का टेस्ट है उसमें 150 के क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर के साथ फुल लेंथ टेस्ट है। तो इसको आप तैयार करके अपनी तैयारी को बढ़िया धार दे सकते हैं, इतना धारदार बना सकते हैं कि आप मजा आ जाए एकदम से। तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा वैसे नंबर है 6307281212। इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपका जब पेपर हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन कठिन सरल क्या लगे। कोई समस्या होगी तो उसको बताइएगा। थैंक यू सो मच।